नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9। टॉपिक हमारा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फ्रांस में रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट किन सर्कमस्टेंसेस में स्टार्ट हुआ। ठीक है, फ्रांस में रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट जो था वो किन परिस्थितियों में शुरू हुआ। तो क्या था, अगर हम देखें रेवोल्यूशन, सिर्फ हम पहले रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो कहीं का भी रेवोल्यूशन देखें हम किसी भी कंट्री में, तो रेवोल्यूशन जो होता है वो अचानक से नहीं होता है। कोई भी क्रांति जो होती है अचानक से नहीं आ जाती है। उसके लिए क्या होता है, पिछली बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। लोगों के अंदर बहुत सारी नाराजगी होती है, बहुत सारी शिकायतें होती हैं, बहुत सारा गुस्सा होता है। अचानक से नहीं कोई क्रांति शुरू हो जाएगी। कोई क्रांति शुरू होती है उसके पीछे बहुत लंबे टाइम से कुछ ना कुछ चल रहा होता है लोगों के अंदर, और वो अचानक से रेवोल्यूशन का रूप ले लेता है। वही चीज हमें फ्रांस में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। बात करेंगे आर्बिट्रेरीनेस ऑफ किंग्स। कहीं पे भी मोनार्की देखें, वहां पर रेवोल्यूशन हुआ। किस वजह से हुआ, क्योंकि राजाओं की मनमानी। राजा जो था वो अपनी मनमानी कर रहा था, अपने अकॉर्डिंग चीजें करता था। किस पे टैक्स लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, कौन सी चीजें कैसे करनी है, अपने ऊपर कितना खर्चा करना है, ये सारी चीजें क्या थी, राजाओं की जो मनमानी होती है वो क्या करती है, वो बनती है रेवोल्यूशन का पार्ट, रेवोल्यूशन का रीजन बनती है। तो वही चीज यहाँ है कि राजाओं की जो मनमानी थी उसकी वजह से ये हुआ। फिर आगे वेस्टेज बाय किंग के द्वारा बहुत ज्यादा वेस्टेज था। अपनी सुख सुविधाएं देखनी है, रानी बहुत शौकीन थी, उनके ऊपर खर्चे थे। महल बहुत ज्यादा आलीशान था तो उसकी देख रेख, उसकी साफ सफाई, उसे मेंटेन रखना, उस पर बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे थे। सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। कैसे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में बटी थी। फर्स्ट में कौन आता था, क्लर्जी ग्रुप आता था। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी ग्रुप आता था। सेकंड में कौन आता था, सेकंड में नोबेल्टी ग्रुप आता था। ठीक है, फर्स्ट में क्लर्जी ग्रुप, सेकंड में नोबेल्टी ग्रुप आता था। थर्ड में कौन आता था, थर्ड स्टेट में बाकी लोग आते थे, जैसे कि आर्टिसंस हैं, पेजेंट्स हैं, टीचर, लॉयर, ऑफिशियल्स, वो सभी आते थे थर्ड स्टेट में। अब जो थर्ड स्टेट के लोग थे तो उन्हें ही टैक्स पे करना पड़ता था। ये सबसे बड़ी वहां पर इनइक्वालिटी थी कि जो टैक्स पे करना पड़ता था वो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो। तो लोगों के अंदर क्या होगा, लोगों के अंदर नाराजगी होगी कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जो लोग हैं सारी सुख सुविधाएं वो उठाएं और टैक्स जो है वो सिर्फ कोई एक ग्रुप ही पे कर रहा है। तो इस वजह से इनके अंदर काफी नाराजगी थी। तो सोशल इनइक्वालिटी थी। इसके अलावा अगर हम देखें कैसे थी, आगे भी हम देखते हैं कि इस रेवोल्यूशन के बाद भी देखते हैं कि वुमेन की कंडीशन या पुअर पीपल जो हैं वहां पर भी बराबरी नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड स्टेट जो था उसे ही टैक्स पे करना पड़ता था, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी थी। लाइवलीहुड क्राइसिस, पॉपुलेशन जो थी वो तेजी से बढ़ रही थी, जिससे कि जीविका के जो संसाधन थे उसमें कमी आने लगी। कमी कैसे आने लगी, वो तो उतने ही रहेंगे, या फिर हो सकता है कि फसल खराब हो गई किसी भी वजह से, तो वो जो काम होते थे वो बंद हो गए या फिर कम हो गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लाइवलीहुड क्राइसिस जो थी वो आ गई। अब क्या हुआ, एक एक करके बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं जो कि रेवोल्यूशन का रूप ले लेते हैं। फिर आगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। राजा जो था अपने ऊपर खर्चा करता था, रानी की जरूरतें पूरी होती थी, महल को मेंटेन करना था, उसमें खर्चे होते थे। उसके अलावा लोन अच्छा खासा था, और उसी समय अमेरिका का फ्रीडम चल रहा था, वहाँ पे स्वतंत्रता क्रांति चल रही थी। उसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्हें अच्छा खासा उनकी हेल्प की। कैसे, इकोनॉमी से काफ़ी हेल्प की। तो वहाँ उसके लिए इन्होंने क्या किया, लोन लिया। अपने पास खुद ही पहले से लोन है, उसके अलावा अमेरिका की हेल्प के लिए इन्होंने क्या किया, लोन लिया। अब इन्हें क्या करना है, इंटरेस्ट रेट, लोन तो चुकाना ही, इंटरेस्ट रेट चुकाना है, और लोन जो इतना बढ़ गया तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी जो था वो काफी ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी, क्योंकि इन्हें क्या करना है, बाकी चीज़ें भी देखनी है, अपनी चीज़ें मेंटेन करनी है, लोन चुकाना है,
बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, उन सबको भी तो देखना है। तो अब इनको क्या लगा कि उन चीज़ों को मेंटेन करना है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो थी वो काफ़ी ज़्यादा आ गई। उसी समय क्या हुआ, ड्रॉट वगैरह हो गया किसी वजह से, और वहाँ पर क्या हुआ कि खाने पीने की भी कमी होने लगी। जो उनका मेन फूड था ब्रेड, उसकी कमी होने लगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा मारामारी होने लगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उस समय में काफ़ी हो गई, जिसने कि रेवोल्यूशन में अच्छा खासा उसकी भी भूमिका रही। फिर आगे देखते हैं रेजिंग टैक्सेस बाय लुइस 16। अब इकोनॉमिक कंडीशन तो उनकी काफ़ी बिगड़ चुकी थी। जो भी उनका बजट था, वो बजट कहाँ पे खर्चा हो रहा था, वो बजट खर्च हो रहा था जो उन्होंने लोन ले रखा है, उस पर लोन पे करने में, उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा था, उसे पे करने में उनका बजट जो था वो वहीं जा रहा था। बाकी चीज़ें, बाकी ज़रूरतें पूरी करनी है, यूनिवर्सिटीज़ को देखना है, ऑफिसेज़ को देखना है, वो सारे खर्चे कैसे आएंगे। तो इसके लिए इन्होंने तय किया कि हम लोग टैक्स बढ़ा देंगे। टैक्स बढ़ा देंगे, किस पे बढ़ा देंगे, अपने ऊपर बढ़ा देंगे? नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो था वो टैक्स नहीं देता था। ये दोनों जो थे फर्स्ट एंड सेकंड, ये टैक्स नहीं देते थे, थर्ड ग्रुप सिर्फ देता था। अब इन्हें टैक्स बढ़ाना था, तो किसके ऊपर बढ़ाना था? फिर से इसी थर्ड ग्रुप के ही ऊपर इन्हें टैक्स बढ़ाना था। जैसे पीजेंट्स वगैरह थे, लॉयर थे, टीचर्स थे, ये सब थे, तो इनके ऊपर ही टैक्स बढ़ाना था। तो ये सब क्या है, अब थर्ड ग्रुप जो है वो देखेगा, वो नाराज होगा ही कि हम पहले से टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद और ज्यादा। तो इसके लिए क्या किया गया, बैठक बुलाई गई। अब जब वहां पर बैठक बुलाई गई, मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में भी कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से इन चीज़ों ने काफ़ी रफ्तार पकड़ी, मीन्स इस रेवोल्यूशन ने काफ़ी रफ्तार पकड़ी। यहाँ पर क्या हुआ, जब टैक्स के लिए बैठक बुलाई गई, वहाँ थर्ड स्टेट जो था वो किसी वजह से नाराज़ हो गया। हम अभी उस पर आगे के क्वेश्चन में बात करेंगे। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इकोनॉमिक कंडीशन भी हम देख रहे हैं बिगड़ी, सोशल इनइक्वालिटी भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही, लाइवलीहुड क्राइसिस है, वेस्टेज वाइकिंग है, एंड आर्बिट्रेरीनेस ऑफ किंग्स है। तो ये सारे चीजें मिलके, ये सारे सर्कमस्टेंसेस मिलके क्या करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत इसी से हुई। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन, विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको बताना है रेवोल्यूशन हुआ, कौन सा ग्रुप जो था उसे इससे बेनिफिट हुआ, कौन सा ग्रुप था जिसे अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी, कौन सा ग्रुप था जो इससे डिसअपॉइंट हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो जिस ग्रुप को बेनिफिट हुआ जो थर्ड स्टेट के रिच पीपल थे, थर्ड क्लास के जो रिच पीपल थे, उनको इससे फायदा हुआ। कैसे हुआ समझेंगे। अभी पहले हम बात कर रहे थे कि क्या हुआ कि टैक्स को बढ़ाने पे बात हुई, जिसके लिए क्या किया गया, मीटिंग बुलाई गई। अब उस मीटिंग में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, यानी तीनों स्टेट के लोग वहां पर इकट्ठा हुए। ठीक है, वहां पर जो फर्स्ट ग्रुप था उसके मेंबर्स की का नंबर था, वो था 300। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स थे 300, सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स थे 300 एंड थर्ड स्टेट के जो ग्रुप थे वो थे 600। अब वहां पर जो वोटिंग होनी थी वो कैसे होनी थी, हर ग्रुप का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता, वो जाकर वहां पर वोट करता। मेंबर्स तो 300 है, बट यहां से वोट जो पड़ेगा वो वोट कितना पड़ेगा, 1 पड़ेगा। सेकेंड ग्रुप से वोट पड़ेगा 1 पड़ेगा। थर्ड ग्रुप से वोट पड़ेगा कितना, ये तो 600 है, ये 300 है, ये 600 है, तो इनका वोट पड़ेगा कितना, 2 नहीं पड़ेगा, इनका वोट पड़ेगा 1। यही चीज यहां पर नाराजगी का कारण बन गई कि टैक्स भी ये पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर 300 है, यहाँ 1 पड़ रहे हैं इनकी तरफ से वोट, और इनके जो नंबर्स हैं, थर्ड स्टेट के नंबर हैं वो 600 है, बट यहाँ पर वोट जो पड़ रहा है 1, तो इसीलिए इनकी नाराजगी हो गई और इनकी डिमांड हो गई कि 1 पर्सन 1 सिटीजन 1 वोट की बात हो गई, जैसा कि आज भी है कि एक नागरिक 1 वोट। तो वही चीज वहां पर भी उन्होंने बोला कि ऐसा करना चाहिए कि 1 पर्सन 1 वोट, ना कि 600 लोगों का सिर्फ 1 वोट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उनकी बात मानी नहीं गई, जिसकी वजह से वो क्या हुए, असेंबली से बाहर आ गए, वहां से जहां मीटिंग हो रही थी वहां से वो बाहर आ गए, नाराज हुए। फिर आगे टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए, फिर बातचीत हुई, फिर आगे जाकर क्या हुआ, उनकी बात को माना गया। फिर आगे क्या हुआ कि वोटिंग राइट्स मिले और इलेक्शन में पार्टिसिपेशन भी मिला।
थर्ड ग्रुप के लोगों को, लेकिन थर्ड ग्रुप के सभी लोगों को नहीं मिला। बात तो हो गई कि ठीक है 1 पर्सन 1 वोट की बात हो गई और ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अब ये है मोनार्की को हटाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, ये सारी बातें हो गई। लेकिन क्या हुआ कि जो इनका जो थर्ड ग्रुप थे वहां पर सभी को नहीं फायदा मिला, जो थर्ड क्लास के रिच पीपल थे उन्हें ही फायदा मिला। तो हम देखेंगे बेनिफिट किसे मिला, थर्ड क्लास के रिच पीपल को, ये टैक्स भी पे कर सकते थे। फिर आगे हम देखेंगे कि जिन्हें अपनी जो पावर थी वो छोड़नी पड़ी, वो कौन थे, वो क्लर्जी एंड नोबल ग्रुप के लोग थे, उन्हें अपनी पावर जो थी वो छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन की ओर आ रहे हैं, तो इन्हें क्या हुआ, इनकी पावर अब कम हो गई, इन्हें अपनी पावर जो थी वो छोड़नी पड़ी। इसी में क्लर्जी जो नोबेलिटी ग्रुप है इसमें प्रीस्ट वगैरह भी आते थे, तो ये सब टैक्स नहीं पे करते थे। अब क्या हुआ, अब ये बराबरी पे आ गए। अब ये थर्ड स्टेट और जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट जो है, थर्ड स्टेट के रिच पीपल, थर्ड स्टेट के जो रिच पीपल थे और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट जो थे, ये सभी बराबरी पे आ गए। अब जो ग्रुप जो कि डिसअपॉइंट हुआ इस रेवोल्यूशन से, वो कौन था, वो वुमेन थे एंड पुअर पीपल थे। क्योंकि शर्त ये रखी गई कि वोटिंग का अधिकार उसी को दिया जाएगा जिसकी एज होगी 25। हमारे यहाँ भी 18 है अभी, तो वहां पर क्या है 25 एज रखी गई कि जिसकी होगी वो वोट कर सकता है। लेकिन वुमेन जो है वो इससे बाहर रहेंगी, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं और वो वोटिंग नहीं कर सकती हैं। इससे वुमेन जो थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, क्योंकि रेवोल्यूशन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मेन जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया बट वुमेन भी पीछे नहीं थी। उन्होंने घर संभाला, उन्होंने क्या किया, घर संभाला, फैमिली संभाली और जो भी जीविका के साधन थे, जो भी काम धंधे करने थे, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने की। तो ये भी इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि मैंने अगर जाकर वहाँ लड़ रहे हैं तो बाकी चीज़ें तो ये देख रही हैं, तो इन्हें भी था कि इन्हें भी पार्टिसिपेट करने को मिलेगा इलेक्शन में, इन्हें भी वोटिंग का अधिकार मिलेगा, बट नहीं मिला, तो इसलिए ये नाराज़ हुई। उसके अलावा पुअर पीपल जो थे वो भी इससे डिसअपॉइंट हुए। क्यों? क्योंकि इन्हें भी वोटिंग का अधिकार या इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का अधिकार नहीं दिया गया। कहा गया कि 25 ईयर्स तो रखा गया था स्केल, लेकिन ये कहा गया कि जो भी अपनी 3 दिन की इनकम टैक्स के रूप में दे सकता है, कम से कम 3 दिन की इनकम अगर वो टैक्स में दे सकता है, उसे ही वोटिंग का अधिकार है। तो जो पुअर पीपल थे वो ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। इस वजह से जो ये लोग थे, वुमेन एंड पुअर पीपल, इन्हें डिसअपॉइंट होना पड़ा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किसे बेनिफिट हुआ, कौन डिसअपॉइंट हुआ और किसे इससे नुकसान हुआ। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 19th एंड 20th सेंचुरी में पूरी दुनिया के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन सी विरासत छोड़ गया, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन तो वहां हुआ बट असर जो था वो पूरी दुनिया में हुआ। लोगों को पता चला कि हाँ ये हमारे राइट्स हैं, इसके लिए हम रेवोल्यूशन कर सकते हैं, और रेवोल्यूशन के बाद जो है चीजें हासिल हुई। तो उससे क्या हुआ, काफी लोग जो थे वो इन चीजों से, काफी कंट्रीज जो थी वो इनसे प्रेरित हुई। 19th एंड 20th सेंचुरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था, लेगेसी, वो था राइट टू फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द लेगेसी वाज द राइट टू फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विरासत थी जो कि लोगों को, जो कि पूरी दुनिया को मिली। फिर these ideas originated in France in the 19th century and spread throughout Europe, ending the feudal system here। ठीक है, वहाँ पर ये जो आइडियाज थे वो तो पूरी दुनिया में फैले, पूरे यूरोप में फैले, और वहाँ पर इससे क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम का अंत हुआ। सामंती व्यवस्था वहाँ पर थी, उसका अंत हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उससे लोग प्रेरित होके फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो चीज़ें थी वो पूरे यूरोप में फैली और वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम का अंत हुआ। These ideas became the strength of political movements in the world in the 19th and 20th century। 19th and 20th century में पूरी दुनिया के लिए पूरी दुनिया के पॉलिटिकल मूवमेंट को इससे स्ट्रेंथ मिली। पहले क्या था, पहले मोनार्की थी, फिर ये हुआ सभी को लगा हाँ कॉन्स्टिट्यूशन लाया जा सकता है इस तरीके से, और पॉलिटिकल मूवमेंट को इससे क्या हुआ, मजबूती मिली। नेक्स्ट है द इंडिया ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज शोन। राजा राम मोहन रॉय वॉज वेरी इम्प्रेस बाय द आइडियाज ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये इसका असर जो था वो पूरी दुनिया पे था, इंडिया पे भी था। वहाँ पर इंडिया में राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें कि हम सभी जानते हैं,
वो इससे काफ़ी इम्प्रेस हुए। ठीक है, तो उनके जो आइडियाज़ हैं उसमें इस रेवोल्यूशन का काफ़ी झलक देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन सी लेगेसी जो थी वो पूरी दुनिया के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ से मिली। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉयड टुडे whose origins could be traced to the French Revolution। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उन डेमोक्रेटिक राइट्स की लिस्ट बनानी है जिसे कि आज हम एंजॉय कर रहे हैं या फिर जो आज हमारी कंट्री में है और उनकी ओरिजिन फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। ठीक, हर कंट्री किसी न किसी कंट्री से कुछ चीज़ें सीखती है। तो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स जो कि अगर हम देखें तो ओरिजिन उसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने उससे सीखा, बहुत सारी जगहों पे उस तरीके के रेवोल्यूशन जो हैं उसके बाद आए। तो अगर हम देखते हैं कि कौन से हैं वो राइट्स, तो उसमें सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, सभी के लिए बराबरी का कानून, सभी के लिए बराबरी की जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई भी किसी भी जॉब को कर सकता है। तो ये सारी क्या है, हमारे यहाँ राइट टू इक्वलिटी है। यही चीज़ उस समय में डिमांड हुई थी कि जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है ना, सोसाइटी जो थी वो क्या थी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट पार्ट में कौन लोग आते थे, फर्स्ट पार्ट में वहां पर आते थे कौन लोग, जो कि क्लर्जी ग्रुप के थे। ठीक है, क्लर्जी ग्रुप के आते थे। सेकंड पार्ट में कौन आते थे, सेकंड पार्ट में या सेकंड एस्टेट जो था वो किनका था, नोबेलिटी ग्रुप का था। ठीक है, तो सेकंड में कौन आ गए, नोबेलिटी ग्रुप आ गए, ये आ गए। फिर थर्ड स्टेट में कौन आते थे, थर्ड स्टेट में हमारे आते थे, थर्ड स्टेट जो था वो भी थ्री अलग अलग उसमें डिवाइडेड था पार्ट में, लेकिन अगर कहें तो उसमें जो लॉयर थे, ऑफिशियल्स थे, टीचर्स थे, वो सभी इसमें आते थे। तो यहाँ पर भी कैटेगरी जो थी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉयर वगैरह आते थे। ठीक है, लॉयर, टीचर, ये सभी आर्टिसंस, ये सब लॉयर, टीचर, ऑफिशियल्स, ये सभी आते थे। तो ये आते थे। सेकंड अगर हम इसका पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में कौन आते थे, जो कि पेजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, ये सभी इसमें आते थे। ठीक है, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, ये सब आते थे। थर्ड इसमें कौन आता था, थर्ड में आते थे जो स्मॉल थे, लैंडलेस पीपल थे, वो सभी इसमें आते थे। स्मॉल एंड लैंडलेस लोग, पेजेंट्स एंड लैंडलेस लोग, इस तरीके के जो सर्वेंट्स, वो सभी इसमें आते थे। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड नोबेलिटी एंड थर्ड में हमारे टीचर्स, आर्टिसंस, ये सभी आते थे। तो ये भी अलग अलग उसमें कैटेगरी में डिवाइडेड थे, क्योंकि अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एजुकेटेड लोग थे या फिर ऑफिशियल्स थे वो आते थे फर्स्ट में, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरह से डिवाइडेड थे। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ भी बात यही उठी कि सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाए। यहाँ पर ये दो जो पोर्शन थे ये टैक्स पे नहीं करते थे, ये जो थर्ड पोर्शन था यही टैक्स पे करता था। तो यहाँ पर क्या था, बराबरी का दर्जा सबने मांगा। तो वही यहाँ हमारे यहाँ है, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स में राइट टू इक्वलिटी, सभी को बराबरी का दर्जा, कोई भी काम कोई कर सकता है, सभी के लिए जो कानून होंगे वो बराबर होंगे, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, किसी भी रिलीजन से है, तो सभी के लिए जो लॉ हैं वो बराबर होंगे। राइट टू फ्रीडम, सभी को आज़ादी का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। तो इसके राइट्स जो है वहाँ पर भी क्या था, वहाँ पर सभी को बाद में आवाज़, सभी ने मिलकर आवाज़ उठाई। तो यहाँ भी क्या है, हमारे यहाँ भी राइट टू, यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को मिला हुआ है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए अधिकार। ठीक है, तो अगर कहीं किसी को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है तो वो क्या करता है, वो आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि किसी को भी एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार नहीं दिया गया कि कोई किसी को एक्सप्लॉयट कर सके। फिर राइट टू जस्टिस, जस्टिस जो है उसका अधिकार, सभी को न्याय जो है वो बराबर का दिया जाए। ऐसा नहीं कि कोई सेम गलती अगर कोई पुअर कर रहा है तो उसे ज़्यादा पनिश कर दिया गया, और जो अपर क्लास का कोई कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट जो होगी वो कम होगी। तो जो राइट टू जस्टिस, न्याय जो है वो सभी के लिए बराबर होंगे। तो ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से उसका उद्गम वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से है, या फिर कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो कि हमारे यहाँ लिए गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, उसकी ओरिजिन है।
चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वाज बीसेट विथ कॉन्ट्रडिक्शन, एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि लोगों को यूनिवर्सल राइट्स दिए गए थे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है क्या क्या आप एग्री करते हैं जो लोगों को राइट्स दिए गए थे उनमें कॉन्ट्रडिक्शन थे, उनमें अंतर विरोध थे। तो अगर हम देखें तो हाँ, वहाँ पर अंतर विरोध थे जो राइट्स दिए गए थे, क्योंकि राइट्स दिया गया, वोटिंग के लिए राइट्स दिया गया, और बहुत सा मैनी आइडियल्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मैन एंड सिटीजन का जो राइट दिया गया ये पूरी तरह से क्लियर नहीं था। ठीक है, सिटीजन के लिए हो गया या फिर राइट जो है वो सबके लिए है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैन एंड सिटीजन के लिए राइट दिया गया जो कि क्लियर नहीं था कि ये राइट क्या है, किसके लिए है पूरी तरह से, इसमें अंतर विरोध काफी थे। फिर इकोनॉमिक इक्वलिटी देखें, इकोनॉमिक इक्वलिटी के राइट्स तो दे दिए गए लेकिन वो राइट्स थे नहीं। क्यों? क्योंकि जब वोटिंग के अधिकार दिए गए, वोटिंग के अधिकार किसे मिले, थर्ड स्टेट को मिल गए। पहले क्या था, पहले फर्स्ट एंड सेकंड को था, थर्ड स्टेट नहीं वो था उसमें इन्वॉल्व, फिर इन्वॉल्व हुआ तो थर्ड स्टेट को जब वोटिंग के अधिकार वहां पर दिए गए तो क्या था, किसे दिए गए, जो थर्ड स्टेट के रिच पीपल थे उन्हें दिए गए, जो पुअर पीपल थे उन्हें, जो गरीब लोग थे उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। उसके अलावा जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन था वो भी किसके लिए था, वो रिच लोगों के लिए था। पुअर लोगों के लिए ना तो वोटिंग राइट्स थे और ना ही तो इनके लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेशन था। तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है वो नहीं दिखती है। इकोनॉमिक इक्वलिटी उन्होंने घोषणा की बट इकोनॉमिक इक्वलिटी वहां नहीं दिखती। वुमेन वर स्टिल रिगार्डेड एज द पैसिव सिटीजन, वुमेन जो थी वो पैसिव सिटीजन बन के रह गई, जबकि वो एक्टिव थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस विद्रोह में साथ ना दिया हो, वहाँ वो ना गई हो, लेकिन उन्होंने फैमिली संभाली, उन्होंने घर संभाला, फैमिली संभाली। उसके अलावा कि जीविका के जो साधन थे, मतलब इनकम जो इकट्ठा करनी थी, इनकम चाहिए घर चलाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें क्या थी, उन सारी चीज़ों में वुमेन जो थी वो इन्वॉल्व थी, वो पूरी तरह से एक्टिव पर्सन बन के रही। लेकिन जो राइट्स मिले वहाँ पर वुमेन जो थी वो पैसिव सिटीजन बन के रह गई। तो इस तरह से जो राइट्स आए उनमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन, अंतर विरोध थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के उदय को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेपोलियन का उदय कैसे हुआ। तो नेपोलियन के उदय को अगर हम देखें तो पहले क्या था, पहले जैकोबिन सरकार थी, रेवोल्यूशन हुए, उसके बाद जैकोबिन सरकार आई। जैकोबिन सरकार जिन्होंने कि जो पुअर पीपल थे उन्हें भी वोटिंग के राइट वहां पर मिल गए। पहले हमने क्या देखा पहले के क्वेश्चन में कि वोटिंग का राइट मिला, लेकिन थर्ड स्टेट के जो रिच पीपल थे उनको मिला। यहाँ पर जैकोबिन सरकार आ गई, वहां पर जो पुअर पीपल थे उन्हें भी, या प्रॉपर्टी लेस थे उन्हें भी वोटिंग के अधिकार दे दिए गए थे। लेकिन जैकोबिन सरकार की इतनी ज्यादा क्रूरता थी कि उन्हें बाद में हटा दिया गया, और जिस गिलेटिन का वो यूज करते थे औरों को सजा देने के लिए, उसी गिलेटिन से उन्हें भी मार दिया गया। तो हम क्या देखते हैं कि जैकोबिन सरकार गिर गई, मतलब जैकोबिन सरकार गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी लेस लोग थे, पुअर पीपल थे, उन्हें वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसके बाद लॉ आया किसका, दो काउंसिल के प्रोविजन का लॉ यहाँ पर लाया गया, और एग्जीक्यूटिव, उसके बाद 5 मेंबर्स वाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी जो थी उसे अपॉइंट किया गया। ठीक है, हमने क्या देखा कि वोटिंग राइट्स छीन लिए गए, और फिर 2 काउंसिल का प्रोविजन लाया गया, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी 5 मेंबर वाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी जो थी वो अपॉइंट हुई। कितनी, 5 मेंबर्स वाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी अपॉइंट हुई, जो कि ट्राइंग टू अवॉइड 1 पर्सन सेंटर्ड एग्जीक्यूटिव। जैकोबिन के टाइम में क्या था, 1 पर्सन सेंटर्ड एग्जीक्यूटिव थे, यहाँ पर 5 पर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी अपॉइंट की गई। अब जब ज़्यादा लोग हो गए तो उनमें क्या हुआ, उनकी बातों को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उनमें झगड़े होने लगे। इसी झगड़े की वजह से क्या हुआ, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी वो बढ़ गई। उसके बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि उनको हटाया गया, और वो सब मतलब हटे, और वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का हम उदय देखते हैं। आगे देखते हैं सत्ता में कौन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि यहाँ पर 5 डायरेक्टरी आ गई जिनके बीच में झगड़े जो थे वो काफ़ी बढ़ गए। इसके बाद इसका फायदा उठाया नेपोलियन
बोनापार्ट ने, और आगे सत्ता में हम किसे देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट को। इसी तरह से हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।